Hello students, greetings of the day. I am Kuldeep Singh, Assistant Professor of Mathematics from Government College for Women Ratia, Fatehabad. We are studying linear programming graphical method. This is the second lecture in our course, in our this chapter say linear programming graphical method. Now let us discuss about the programming. पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा वो सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा। कुछ होमवर्क भी दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आपसे हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अभी बात करते हैं उनका यूज़ करके हम लोग जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है बिजनेस में आपके प्रॉब्लम आती है या कहीं डाइट प्रॉब्लम्स हैं या ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है या ब्लेंडेड प्रॉब्लम्स हैं, ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो आज एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट इज फॉर एग्जाम्पल टेक अ शॉपकीपर हु डील्स इन स्टेशनरी मटेरियल्स। शॉपकीपर है, स्टेशनरी के मटेरियल में डील करता है। ही प्लान हिज परचेज विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट सो दैट ही मे गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। Let us consider that he is planning to buy a pen and a notebook for the coming session. कुछ पेन और नोटबुक्स खरीदना चाहता है अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। शॉपकीपर है, स्टेशनरी का काम है, तो कैसे खरीदेगा, कितने पेन खरीदने चाहिए उसको, कितनी नोटबुक खरीदनी चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट जो है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम लगे और प्रॉफिट जो है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो फॉर दिस वी विल हैव टू कंसिडर द अमाउंट ही कैन स्पेंड। कितना उसके पास अमाउंट है स्पेंड करने के लिए उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और आप कंसिडर कर सकते हो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल, नंबर ऑफ पेन एंड नोटबुक ही शुड परचेज, ही हैज़ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर द नंबर ऑफ पेन्स एंड नोटबुक ही शुड परचेज। आप ये इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि पिछले साल कितनी नोटबुक खरीदी थी, कितनी उसकी बिकी थी या कितने पेन खरीदे थे, कितने वो बेच पाया था। एवरेज आप कंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जो जो चीज़ें, जो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं आप लोग उनको कंसिडर करेंगे, राइट। हम अभी देखते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके। मान लेते हैं कि एक जो आपका इन्वेस्टर है, जो शॉपकीपर है, वो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकता है। लेट अस से ही कैन इन्वेस्ट ₹100 फॉर his procurement of pen and notebooks. Now let us suppose that each pen costs him ₹2. Each pen costs him ₹2. And a notebook costs him say ₹1.5. If he invests 100 rupees to purchase X pens and Y notebooks, then we have मान लो वो X पेन खरीदता है और Y नोटबुक्स खरीदता है, तो टोटल अमाउंट उसका जो इन्वेस्ट हुआ वो हुआ 2x + 1.5y। ऑब्वियसली उसको 100 मैक्सिमम स्पेंड कर सकता है, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब वी अज्यूम दैट ही कुड सेल ऑल पेन एंड नोटबुक एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज सेलिंग प्राइस ऑफ पेन मान के चलते हैं उसका, दैट इज ₹2.5 वो प्रॉफिट लेके चलता है हर एक पेन में। और सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक अज्यूम कर लेते हैं हम से 1.75, दैट इज ₹1.75, 0.25 का मार्जिन यहाँ लेके चलता है।
It is observed from the past that number of notebooks sold during last year is not more than 30. जैसे ये हमने ऑब्जर्व कर लिया लास्ट ईयर की सेलिंग से कि 30 से ज़्यादा नोटबुक वो नहीं बेच पाया, तो मान लेते हैं जो नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं वो इस बार भी 30 से ज़्यादा हम खरीदेंगे ही नहीं, है ना. से y इज लेस देन इक्वल टू 30. ये हमारी लास्ट ईयर की ऑब्जर्वेशन से हमारे पास आ गया कि लास्ट ईयर 30 से ज़्यादा या पहले कभी 30 से ज़्यादा वो बेच ही नहीं पाया, तो 30 से ज़्यादा ही लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट. एंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड वर मोर देन 3 टाइम्स. ये भी हमने ऑब्जर्व किया दैट नंबर ऑफ पेन सोल्ड. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी है दैट इज number of pens sold were more than 3 times of number of notebooks. जितनी उसने नोटबुक्स बेची उससे 3 गुना ज़्यादा उसने पेन्स बेचे. तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ सकता है. आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि नंबर ऑफ पेन्स, मान लिया उसने x बेचे और नंबर ऑफ नोटबुक्स उसने y बेची, तो यहाँ पे रिलेशन विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y. तो ये 3 हमारे पास इक्वेशंस बन गई. तीनों इक्वेशंस अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो तीनों इक्वेशंस हैं. पहली इक्वेशन हमारी बनी थी 2x प्लस 1.5y इज लेस देन इक्वल टू 100. सेकेंड जो मेरी बनी है वो है y इज लेस देन 30, लेस देन इक्वल टू 30, एंड थर्ड इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y. हम दो चीज़ें और कंसिडर कर सकते हैं. एक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये नंबर ऑफ पेन्स हैं, ये नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं जो नेगेटिव तो हो नहीं सकते. या तो खरीदेगा ही नहीं, खरीदेगा तो पॉजिटिव होगा. अभी हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो ये हैं 2x प्लस 1.5y इज लेस देन इक्वल टू 100, y इज लेस देन इक्वल टू 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हम बोले हैं ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस बन गया, ये हमने बना लिया. हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम क्या थी? एक शॉपकीपर है जो स्टेशनरी मटेरियल्स का काम करता है, अपनी परचेज प्लान करनी है उसे कि कितने पेन खरीदूं, कितने नोटबुक्स खरीदूं. उसको सारा कॉस्ट पता है कि पेन इतने रुपए का आता है, नोटबुक कितने रुपए की आती है और बेच कितने में सकता हूँ. पिछली बार नोटबुक कितनी बिकी थी, पेन कितने बिके थे, पेन के कंपैरिजन में नोटबुक कितनी ज़्यादा बिकी थी या पेन ज़्यादा बिके थे नोटबुक के कंपैरिजन में, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. दैट इज नंबर ऑफ पेन सोल्ड वर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक. तो हमने पुराना पास्ट का डेटा ले लिया कि ये बिहेवियर रहता है वहाँ. तो अब ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन बन गया. अब लेट अस प्लॉट, जैसे पीछे किया था हमने, पिछले लेक्चर में प्लॉट करना सीखा था. तो उसके लिए ये हमारा XY प्लेन हो गया. XY प्लेन में क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं. जैसे 2x प्लस 1.5y इज लेस देन इक्वल टू 100 था, तो इक्वल टू 100 वाली लाइन ड्रॉ करनी है हमें. ठीक है, तो इक्वल टू 100 की लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, एक बार x को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 100 डिवाइड बाई 1.5. यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है. और एक बार आप y को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डायरेक्टली यहाँ से 50. आप इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाय 15. आप थोड़ा आइडिया सा लेके यहाँ से, एग्जैक्ट तो डिवाइड होगा नहीं, तो जितना भी आपके पास आइडिया आए वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे. जो इस पे ज़्यादा फोकस मैं नहीं करूँगा, लाइन ड्रॉ करने पे मेरा मकसद कुछ और है आज.
हमें देखना है कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है इन प्रॉब्लम्स का। जैसे इसकी तकरीबन ऐसे हमारे पास एक लाइन बनेगी, आप घर पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ देख चुका हूँ एक x50 और y0, जो y0 है तो x50 आता है, यानी एक पॉइंट तो यहाँ आएगा x50 और y0। तो दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो तकरीबन आपका बनेगा, जैसे इसको मैं 5 से कैंसिल करूँ, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 200 आएगा। 200 को 3 से अगर डिवाइड किया जाए दैट विल बी अराउंड सम से 66 या 67 के अराउंड बनेगा। तो दैट विल बी पॉजिटिव एंड x इज ज़ीरो एंड दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं होगा, है ना, जो भी पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग मिलाएंगे, ये वाली मेरी इक्वेशंस या लाइन बन जाएगी 2x प्लस 1.5 y इज इक्वल टू 100। अब इसके अलावा जो बाकी लाइंस हैं वो क्या है, एक है मेरे पास y लेस देन इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30 ड्रॉ करूँगा मैं। तो ये 66 67 जो भी होगा, 30 मेरा मान के चलो, यहाँ एक रफ आइडिया हम लोग ले रहे हैं। ये लाइन मेरी आ जाएगी y इज इक्वल टू 30 की। और उसके बाद है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। इसके कोरेस्पॉन्डिंग में क्या चीज़ ड्रॉ करूँ, इक्वलिटी लेके आते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 3y, या इसको थोड़ा और कंसिडाइज कर लें तो ये बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं ये कौन सी लाइन बनती है। ये लाइन आपकी बनेगी x इज 0, इफ x इज इक्वल टू 0 देन माइनस 3y इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। यानी एक पॉइंट तो मेरा ये वाला बना है, सेंटर से पास होती हुई लाइन। वो देखना है कि यहाँ से होके जाएगी लाइन या ऐसी वाली लाइन बनेगी। तो इसके लिए कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x मेरा 50 बनता है, ठीक है, ये कुछ भी x 50 में तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेट x 3, इफ x इज इक्वल टू 3 दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली, क्योंकि x इज इक्वल टू 3y। तो क्या बना मेरा, x अगर 3 है तो y 1 है, x अगर 3 है, यहाँ पे अगर x है तो y मेरा 1 है, यानी यहाँ के ही पॉइंट आया। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट लाइन पे आएगा, तो ऐसे तो जा नहीं सकती, ये ऐसे जाएगी, 2 पॉइंट मेरे मिल गए, ये ऐसे मेरी लाइन चली जाएगी, ठीक है, ओके जी। तो अब देखते हैं यहाँ से ये 3 लाइन बन गई। दिस इज माई x इज इक्वल टू 3y, दिस इज 2x प्लस 1.5 y इज इक्वल टू 100, दिस इज y इज इक्वल टू 30। और भी कंस्ट्रेंट थी, वो क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x इक्वल्स टू 0 मेरा y एक्सिस हो गया और y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस हो गया। अब जो अपना ग्राफ है जो सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, जो सोल्यूशन है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वो क्या बनेगा वो चीज़ देखते हैं। पहला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जो मेरा ग्राफ है वो इस साइड वाला रहना है। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका ग्राफ रहना है s इसके ऊपर वाला, पॉजिटिव रहेगा। फिर बाकी जो चीज़ें थी हमारी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, ये वाली चीज़, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। अब देखते हैं कोई भी पॉइंट आप चूज़ करके देखो, जैसे हम ये यहाँ कहीं कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे अभी 3 लिया था, x अगर 3 है और y यहाँ है 0 मान लिया, x इज 3,0 ये पॉइंट है से। अब इस पॉइंट को देखना है, ये पॉइंट अपने रीजन में आएगा या नहीं आएगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो इस लाइन के नीचे वाला अपना ग्राफ है, अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो इस लाइन के ऊपर वाला ग्राफ है। तो लेट अस कंसीडर सी इफ x इज 3 एंड y इज 0, तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। मतलब ये जो लाइन है इसके नीचे वाला जो ग्राफ आएगा, इसके नीचे वाला जो ग्राफ है, जैसे ये वाला जो ग्राफ है, इस लाइन के नीचे वाला ग्राफ कंसिडर किया जाएगा। तो अभी तक हमने देखा इस लाइन के ये वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इसके ऊपर वाला क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और x इज इक्वल टू 3y ये वाला है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y इसके नीचे वाला हो जाएगा, तो इस लाइन के नीचे वाला हो जाएगा। अब ये था हमारे पास
y is less than equal to 30, y लेस देन इक्वल टू 30 था, तो इस लाइन के भी नीचे नीचे वाला जो ग्राफ है वो हम लोग कंसिडर करेंगे, ऊपर वाला नहीं कर सकते। तो अब इसको थोड़ा सा फेयर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरे पास लाइन है, तो x इज इक्वल टू 3y की लाइन थी, ये y इज इक्वल टू 30 की लाइन थी, ये मान लिया, और आपकी 2x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 100 की लाइन थी, ऐसी कोई लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो इसके जो एरिया हमने देखा था, जो कवर करना था वो था हमारा ये वाला, मैं एरो लगा देता हूँ, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसके इधर रखना है, इसके इधर रखना है, इसके नीचे रखना है, और इस लाइन के इस साइड रखना है। तो सारी लाइन मेरी कवर हो गई आई गेस। ये लाइन रह गई, हाँ ये लाइन थी मेरी 2x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 100, और हमें चाहिए एक ग्राफ लेस देन 1.5 y था। ये लाइन की इक्वेशन है, दैट इज 2x प्लस 1.5y। ये डिसाइड करना बाकी रह गया था, इसको डिसाइड कर लेते हैं। ओरिजिन एज नाइस ऑप्शन। If x is equal to 0, y is equal to 0, then this resultant will be 0, which is less than equal to 100, which is obviously true। तो यानी जो ओरिजिन है वो अपने ग्राफ में आएगा, ओरिजिन इस साइड है, तो ये वाला एरिया। तो अब अगर हम सबको मैच करने लग जाएं, तो एक तो ग्राफ जो है वो लाइन के इस साइड रहना चाहिए, और लाइन के इस साइड रहना चाहिए, इससे नीचे रहना चाहिए, इससे भी नीचे, इससे भी नीचे। तो हमारा जो कॉमन एरिया निकल के आता है वो सिर्फ इतना इतना निकल के आता है। दिस इज आवर सोल्यूशन। यानी जो x और y हैं वो आपको पहली बात तो लेने यहाँ से हैं, इससे बाहर आप ले ही नहीं सकते। अब इनके बीच भी कितनी कितनी वैल्यूज लेनी है वो आगे डिसाइड करते हैं हम। लेट सी, अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहले तो एक हम प्रॉफिट का फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमने क्या देखा था, पेन में कितना प्रॉफिट कमा रहा था वो 0.5, और अगर एक्स मेन बेचता है तो पेन्स में इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और 0.25 नोटबुक का प्रॉफिट था, नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड थी y। तो दिस इज योर प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट। अब इसी के अकॉर्डिंग एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। टेबल में रहेगा हमारे पास से x है, y है कि कितने x खरीदें कितने y खरीदें, और कॉस्ट आ गई। कॉस्ट मेरी पड़ती है 2x प्लस 1.5y, और प्रॉफिट। एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, इससे थोड़ा थोड़ा हमें क्लियर दिख जाएगा। 0.5x प्लस 0.25y, ये टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम x लेते हैं 30, तो y कितने लेने पड़ेंगे। y सपोज हम लेते हैं, मान लो 25 ले लिया, अगर हमने y 25 ले लिया, तो कॉस्ट मेरी बन जाएगी 60 इन 1.5 इंटू 25, this will be 97.5, and profit will be say 21.25. You can calculate easily by substituting the values of x and y here, and cost by substituting x and y here. If we take, this is 25, and take say 18y, then we will say this will be our 97
एंड द प्रॉफिट विल बी 22, यानी प्रॉफिट इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी अगर इन दोनों में ऑप्शन है तो हमें चूज़ करना चाहिए ये। इस तरीके से हम बाकी पॉइंट्स भी देखते चले जाएंगे। एक्स अगर 40 लेते हैं और वाई अगर 12 लेते हैं तो हमारा ये बन जाएगा 98 और ये बन जाएगा 23। यहाँ भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अगर इन तीनों में से कंपेयर करना है तो हमें 40 पेन्स लेनी चाहिए, 12 नोटबुक लेनी चाहिए जिसकी कॉस्ट आएगी 98, और 98 कॉस्ट लगा के या 98 का इन्वेस्टमेंट करके वो कमा लेगा 23 रुपीज़। ऐसे ही अगर 44 पेन लें और 8 नोटबुक्स लें तो वो टोटल उसका 100 रुपीज़ खर्च हो जाएगा। अब 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट होगी, प्रॉफिट बनेगा यहाँ से 24। सिमिलरली अगर मैं यहाँ x लेता हूँ 45 और y लेता हूँ 6, तो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है 9 और मेरा प्रॉफिट रहता है 24। तो यानी यहाँ पे जैसे अगर सिर्फ यही मेरे पास ऑप्शंस हो, यही मैंने चेक किया, तो 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में भी मेरा 24 प्रॉफिट हो रहा है और 99 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में भी 24 प्रॉफिट हो रहा है। तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है 24 पे, तो मैं इन दोनों में से कोई भी चूज़ करूँगा। और ऑब्वियसली जब इन दोनों में प्रॉफिट सेम है तो जहाँ इन्वेस्टमेंट कम है वो वाला प्लान चूज़ किया जाएगा। तो किसी उस शॉपकीपर को 45 पेन खरीदनी चाहिए, 6 नोटबुक खरीदनी चाहिए, तो उसका 99 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 24 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये चीज़ हमने इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हेल्प से सॉल्व कर ली। हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्या चीज़ खरीदने में, क्या चीज़ कितनी खरीदने में उसको फ़ायदा हो रहा है। तो सिमिलरली बाकी और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइट प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो, इन्वेस्टमेंट की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। ये एक छोटा सा हमने एग्जांपल देखा कि कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी जो यूज़फुल प्रॉब्लम्स हैं, जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करने में काम आती है। अभी मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल मॉडल की अगर बात करें तो let z be the linear function defined by z is equal to c1x1 plus c2x2 plus dot 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 plus cnxn। ये वहाँ पे जो ci's हैं वो कांस्टेंट हैं। ये एक z हम लीनियर फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। जो प्रॉब्लम ली थी उसमें एक फंक्शन हमने डिफाइन किया था। जो फंक्शन हमारे पास था, जैसे ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया 2x प्लस 1.5y विच इज़ लेस देन इक्वल टू 100, ऐसा कोई लीनियर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। या हमने यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया जिसको आप प्रॉफिट फंक्शन बोल सकते हैं। प्रॉफिट फंक्शन जैसे ये डिफाइन किया, प्रॉफिट फंक्शन जो डिफाइन किया ये 0.5x प्लस 0.25y, ये वाला फंक्शन की बात कर सकते हैं। जैसे z इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.25y, दिस विल बी द एग्जैक्ट। जो z हम बात कर रहे हैं वो ये प्रॉफिट फंक्शन है, क्योंकि हमें इसको मैक्सिमाइज करना था। तो ऐसे वाला एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही रहता है कि एक फंक्शन डिफाइन करना है, एक लीनियर फंक्शन डिफाइन करना है, सच दैट z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 डॉट डॉट c1xn वेयर ci's आर कॉन्स्टेंट्स। फिर दूसरा काम है let ai's be mn constants and let bi be the set of m constants such that ये इक्वेशंस या इन इक्वेशंस बन सकती हैं, जैसे कि a11x1 प्लस a12x2 डॉट डॉट प्लस a1nxn। द साइन कोई भी हो सकता है, लेस देन का हो सकता है, ग्रेटर देन का हो सकता है, इक्वालिटी हो सकती है, सब b1 bi's भी कांस्टेंट है, ai's भी कांस्टेंट है।
इसी तरह से नेक्स्ट इन इक्वेशन बन सकती है, नेक्स्ट बन सकती है m इन इक्वेशंस बन सकती हैं और उनमें n वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स जो जितने ऊपर वेरिएबल्स थे उतने ही नीचे वेरिएबल्स होंगे और उन m इन इक्वेशंस ये ज़्यादा कम ज़्यादा जो भी हो सकती हैं, हम कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं इनको कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे या लीनियर इन इक्वेशंस बोलेंगे। मैं थोड़ा एग्जांपल जो हमने लिया था उसके साथ साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिया था y is less than equal to 100, 2x plus 1.5 is less than equal to 100, y is less than 30, x is greater than equal to 3, y x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू है वो है 5, राइट, बिकॉज देयर आर 5 इन इक्वेशंस। एंड जो आपकी n की वैल्यू है यानी जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं, x और y। ओनली द अननोन्स द x एंड y आर 2 वेरिएबल्स एंड m की वैल्यू जो है वो 5 है। इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही हमें बनाना है। नेक्स्ट है सी पार्ट, that is let x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0 and xn greater than equal to 0। जो हमने लिया था x और y greater than equal to 0। The problem of determining the values of x1, x2, xn which makes z minimum or maximum and which satisfies B and C is called the general linear programming problem। तो ऐसी वाला जो इन 3 चीज़ों से मिला हुआ कोई भी प्रॉब्लम है उसको लीनियर प्रोग्रामिंग या जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। उसमें होता क्या है, जो z हमने फंक्शन लिया है उसको या तो मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। ये फंक्शन प्रॉब्लम को देख के हम बनाते हैं। जैसे जो एग्जांपल हमने लिया उसमें अगर हम फंक्शन ऐसा बना लेते जैसे प्रॉफिट मान के चल लेते कि प्रॉफिट हमें कम से कम 24 रुपये तो चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम वही स्लाइड देखें तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम बन सकती थी कि हम ले लेते से 0.5x प्लस 0.25y शुड बी ग्रेटर देन 24 और वहाँ पे हम कोस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते तो वहाँ z हमारा बन जाता 2x प्लस 1.5y, ये z बन जाता। अब जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी ये हमने पहले लिया था कि ये 100 रुपीज़ से कम होनी चाहिए, तो हम इसको फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं ना, तब हमारा ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी था मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इस पर हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लिया था। अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के चलते और मान के चलते कि हमें 24 रुपये तो प्रॉफिट कम से कम कमाना ही है, प्रॉफिट इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो इन्वेस्टमेंट है फिर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि कितनी कम इन्वेस्टमेंट में कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। Now let us come back to that slide। Let us डिफाइन सम टर्मिनोलॉजी जो हम बार बार यूज़ करेंगे। तो जो फंक्शन हमने z डिफाइन किया है a पार्ट में, दैट लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 डॉट cn xn विच इज टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। The variables x1, x2 dot xn are called decision variables। ये जो वेरिएबल्स हैं इनको डिसीजन वेरिएबल बोला जाता है। ये डिसाइड करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या आए ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स, द इनइक्वालिटीज विच वर रिटन इन द बी पार्ट विच आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स एंड आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। जो बी पार्ट में हमने लिखी थी उनको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, वो एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शंस हैं डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, उनको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बार बार यूज़ करते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जैसे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके की जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ विच वर रिटन इन द पार्ट सी इज यूजुअली नोन एज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ जर्नल LPP। LPP इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
Next, solution. The set of values of unknown x1, x2, xn which satisfies the constraints of journal LPP is called solution to the journal LPP. Solution किसको बोलते हैं? जो सारी की सारी constraint को satisfy करता है, that is our solution set. नेक्स्ट, वर्किंग रूल. अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व कैसे करना है, क्या रूल फॉलो करना है, उसको सोल्व करने के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं. इन एवरी एलपीपी certain decisions are to be made which are represented by decision variables. These decision variables are the quantities whose values are to be determined. We just identify the variables and denote them by x1, x2, x3. सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम देखनी है, उस प्रॉब्लम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ डिसीजन वेरिएबल्स कौन सी हैं. जैसे हमने जो एग्जांपल लिया शॉपकीपर का, उसमें डिसीजन वेरिएबल्स थे x एंड y, जो क्या थे कि नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स. कितने नंबर ऑफ पेन खरीदने हैं, कितने नंबर ऑफ नोटबुक खरीदनी है, उनके बारे में डिसीजन लेना था. तो जो वेरिएबल्स हमने यूज़ की उनको बोला डिसीजन वेरिएबल्स. नेक्स्ट काम करना है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स. तो उसके बाद हमने क्या काम किया, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया. जो एग्जांपल हमने सबसे पहले लेके चले, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था प्रॉफिट का, वो बना 0.5x + 0.25y. फिर हमने बाद में कोशिश की कि उसको तो हम और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे. अगर हम मान के चलते 24 हमारा प्रॉफिट है तो उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बन सकता था 2x + 1.5y, यानी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी उसको फिर मिनिमाइज करना पड़ता. इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने डिसाइड कर लिया. इसके बाद आपको करना है, that is after expressing the objective function as linear function of the decision variables, find the type of optimization. यानी हमें मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, वो डिसाइड करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को. आफ्टर दैट आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स stated in terms of decision variables and express them as linear inequations or equations. After that हमें क्या करना है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको लिखना है. जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उससे प्रॉब्लम से हम लोग कंस्ट्रेंट बनाएंगे, जो सिचुएशन है उससे कंस्ट्रेंट बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल. जो वेरिएबल हमने डिसाइड कर ली x1, x2, xn ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, उसकी टर्म में ही हम कुछ एक कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे. उसके बाद नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन को ऐड करेंगे. उसके बाद हम लोग सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे. अभी एक होमवर्क है, आप ट्राई करना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम खुद डिस्कस कर लेंगे. द प्रॉब्लम इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट प्रॉब्लम इज टू ascertain the quantities of certain foods that should be eaten to meet certain nutritional requirements at a minimum cost. The consideration is limited to milk, butter and eggs and to vitamin A, B and C. The number of milligrams of each of these vitamins contained within a unit of each food is given as below. यानी क्या किया हुआ है, the objective of diet problem is to ascertain the quantities to certain foods that should be eaten to meet certain nutritional requirements at a minimum cost. यानी कोस्ट कटिंग करनी है, कोस्ट कम करनी है हमें, और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपकी पूरी होनी चाहिए. न्यूट्रिशनल वैल्यू में 3 चीज़ों को ऐड किया गया है, एक मिल्क को, एक बटर को, एक एग्स को, और विटामिन की फॉर्म में अगर देखा जाए तो विटामिन A, B एंड C. नंबर ऑफ मिलीग्राम आपको टेबल में दिए हैं, टेबल दिखा देता हूँ मैं, और आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करनी है. विटामिन A, B, C, लीटर ऑफ मिल्क इज 110, किलोग्राम ऑफ बटर दिया है दैट इज 110 इन 100, डजन ऑफ एग्स दिए हैं 10, 10, 10, और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो है 1 mg विटामिन A की, 50 mg विटामिन B की, और 10 mg है विटामिन C की. और ये आपको दिया है मिल्क की कॉस्ट है ₹1 और
बटर की कॉस्ट है 1.10 और एग की कॉस्ट है दैट इज़ 0.50। अब जो लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेट करनी है आपको और उसका सोल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।